एक पर नोटिस दिया जा रहा है, एक का संज्ञान ही नहीं लिया जा रहा। ये कौन सा तरीका है? तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? आप में दम है तो? मैं जो बोलता हूं जिम्मेदारी से बोलता हूं। सुप्रीम कोर्ट में ये चीज हुई है। मैं हूं यासर मलिक। अगर कोई हारा है तो गोदी मीडिया हारा है। संदीप जी, उनको कोई नोटिस नहीं, उन्होंने बिल्कुल कोई मतदाता का अपमान नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं हो रहा था सुप्रीम कोर्ट में, पता नहीं कहां से खबरें बनती। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। ये ईवीएम में भी गड़बड़ झाला हो सकता है प्रोफेसर सौरभ मालवीय, ये तो सुप्रीम कोर्ट में साबित हुआ है। आप ऑन एयर हैं तो संदीप जी, मालूम है आप मुझे, on air हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर मैं कर रहा हूं, संज्ञान ले लीजिए। वोट चोरी के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कैसे लताड़ लगाई। जो याचिका करता थे योगेंद्र यादव, उन्होंने पूरी सच्चाई इस डिबेट के अंदर बताई है। कैसे गोदी मीडिया सुप्रीम कोर्ट को लेकर भ्रामक खबरें फैला रहा था, आधार कार्ड को लेकर कैसे जनता को बरगला रहा था गोदी मीडिया, उस पर लताड़ लगाई है याचिकाकर्ता योगेंद्र यादव ने। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो हो रही कार्रवाई थी और जो बातें चल रही थी और जो सनसनीखेज बातें थी, उस सबका खुलासा इस डिबेट के अंदर किया है। आप लोग ये पूरी डिबेट देखेंगे, योगेंद्र यादव की बातें सुनेंगे तो आप वोट चोरी SIR की सारी सच्चाई को सही तरीके से जान सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी और जिसका सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया है। और साथ के साथ जब बीजेपी के प्रवक्ता से संदीप चौधरी ने इन मुद्दों के बारे में पूछा, EVM के बारे में पूछा और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके बारे में पूछा, तो बीजेपी के प्रवक्ता फिर बौखला जाते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता संदीप चौधरी के ऊपर फिर इल्जाम लगाने लगते हैं, जिसके बाद संदीप चौधरी उनकी अच्छी खासी बखिया उधेड़ देते हैं। संदीप चौधरी उनको जैसे कि तैसा ही जवाब देते हैं, जिससे बीजेपी के प्रवक्ता की किरकिरी हो जाती है। आप लोग ये पूरी डिबेट देखिए। राजनीतिक विश्लेषक ने भी अच्छी खासी ही बखिया उधेड़ दी वोट चोरी के मुद्दे पर, और बीजेपी के प्रवक्ता की संदीप चौधरी ने और योगेंद्र यादव ने गोदी मीडिया की। आप लोग डिबेट देखिए। योगेंद्र यादव, आपने एक अहम बात कही थी कि भाई ये 65,64,000 लोगों को जो हटाया है ये बहुत बड़ी बात है और ये आंकड़ा 1 करोड़ पार कर जाएगा। आपने ये शंका जाहिर की थी, शंका का निवारण होता दिखा है आज। संदीप भाई, आज जो सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आया है, और मैं कहूंगा अंतरिम आदेश का भाग 1 पार्ट 1 है अभी, क्योंकि अंतरिम आदेश का पार्ट 2 अगले हफ्ते शुक्रवार को आएगा। हाँ, ये बहुत छोटा दिख सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ा निर्णय है, और मैं 2 कारण से कहता हूं। जो बात मीडिया में आ रही है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई 65 लाख लोगों का आप लिस्ट सार्वजनिक कीजिए, उसे वेबसाइट पे डालिए, बताइए किस व्यक्ति का नाम किस कारण से कटा है। और चुनाव आयोग, जिसको अपने आप इस सूचना को जारी कर देना चाहिए था, आज से 1.5 महीना पहले जारी कर देना चाहिए था, कम से कम 1 अगस्त को तो कर ही देना चाहिए था, उसने हर किस्म का हथकंडा आज सुप्रीम कोर्ट में खेला कि ये सूचना न देनी पड़े। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने दबाव डाला और सीधा आदेश दिया कि आपको करना पड़ेगा। ये एक पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी की दिशा में कदम है, और मेरी उम्मीद है कि अगले हफ्ते जब हम दूसरे हिस्से पे बात करेंगे तो इसी ट्रांसपेरेंसी के प्रिंसिपल को सुप्रीम कोर्ट वहां भी लागू करेगा, इसलिए बहुत बड़ा कदम है। दूसरा, ये जो आज आधार वाली बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, क्योंकि कई मीडिया चैनल पे इस पे चल रहा है कि ये आधार मान्य किया है, लेकिन केवल 65 लाख जो लोग हैं उनके लिए किया है। ना उनको समझ ही नहीं है, वो बिल्कुल गलत है। सही कह रहे हैं आप, गलत रीडिंग है। नहीं, आपको ये इस बात पर ताज्जुब नहीं हो रहा पहले आधार क्यों माना जा रहा है? सारा मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया बड़े सवाल उठा रहा था। आज इतनी बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, एक बड़ी चुप्पी सी, एक मौन है इस बात को लेकर। यहां ऐसी लताड़ लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को और खामोशी है। तो आज जो लोगों ने कहा कि भाई चुनाव आयोग हार गया, ये विपक्ष जीत गया, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ। चुनाव आयोग को हारना क्यों चाहिए? चुनाव आयोग को तो जीतना चाहिए। भाई अगर जनता को राइट मिलते हैं, चुनाव आयोग जीते। अगर कोई हारा है तो गोदी मीडिया हारा है, जो पिछले 2 दिन से बिल्कुल ऐसी भ्रांति फैला रहा था कि भाई सुप्रीम कोर्ट तो आधार को खारिज कर ही चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की सारी बात मान ही ली गई है, 65 लाख लोगों को हटा दिया तो अच्छे कारण दिए हैं इत्यादि। सब बिल्कुल भ्रामक रिपोर्टिंग थी, आप भी देख रहे होंगे। एक दिन तो मैं था और दूसरे दिन से ऑनलाइन फॉलो कर रहा हूं एक एक शब्द को। ऐसा कुछ नहीं हो रहा था सुप्रीम कोर्ट में, पता नहीं कहां से खबरें बनती थी। पहले मुझे शक हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, इसका फैसला चुनाव आयोग के दफ्तर में होता है,
बाद में मुझे शक हुआ कि नहीं, चुनाव आयोग के दफ्तर में भी नहीं, किसी नहीं, और पर दफ्तर आपने भी थोड़ा सा फिल्मी नाटकीय सा अंदाज भी अपनाया। वो जॉली एलएलबी मूवी से प्रभावित हो गए, वो 2 मृत को जिंदा दिखाकर सुप्रीम कोर्ट में आपने पेश कर दिया। एक अगंभीर बात नहीं है संदीप भाई, क्योंकि माननीय जज साहब सूर्यकांत जी ने जब पिछली हियरिंग हुई थी, उस हियरिंग के अंत में उठते हुए उन्होंने कहा था कि आप चिंता ना करें, अगर कुछ भी होता है, 15 मृत लोगों को, अगर जीवित लोगों को मृत घोषित किया जाता है, उन्हें आप सामने लेके आइए, हम इस पे आदेश देंगे। तो जब जज साहब ने कहा 15 लोगों को लेके आइए, हमने केवल ये किया कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में ले आए। अगर ना लाते तो लोग कहते देखिए कागज पे आप बातें बनाते हैं, पता नहीं कहां से बनाते हैं। वैसे सुप्रीम कोर्ट में आज भी इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि हमें नहीं पता वो लोग कहां से थे, कौन लोग थे, जबकि उनकी एक एक डिटेल हम दे चुके हैं। योगेंद्र यादव, अब थोड़ा टाइमलाइन पर आते हैं, क्योंकि आप देश के सबसे बड़े, एक मिनट योगेंद्र भाई, आप देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषक भी रहे हैं। ये 25 जून से 25 जुलाई तक ड्राफ्ट, ये टाइम पीरियड था एसआईआर का, पुनरीक्षण का। 1 अगस्त को ड्राफ्ट लिस्ट आ गई, ड्राफ्ट सूची आ गई। 1 अगस्त से 1 सितंबर आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। 15 दिन बचे हैं, आज हम 14 तारीख में बैठे हैं, 16 दिन ज़्यादा हम बिल्कुल ही पक्का गणित करें तो। आपको लगता है ये अब आधार को पहचान मानना, जिनके नाम डिलीट किए गए हैं उनकी सूची बाकायदा और कारण बताए जाएंगे, ये पर्याप्त वक्त है कि सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा? वक्त बिल्कुल पर्याप्त नहीं है, और खासतौर पे बिहार में, खासतौर पे इसलिए कि बाढ़ है, और खासतौर पे बाढ़ अचानक नहीं है। ये वो बाढ़ है जो बिहार में हर साल आती है, इसी हफ्ते में आती है, अगले 1.5-2 महीने तक रहती है। ये सब जानने के बाद बिहार के अंदर ये सब कुछ किया गया है। लेकिन जितना भी किया गया है, कम से कम आज जो है ठीक दिशा में कदम है। पारदर्शिता पे यदि बात, क्योंकि अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम आदेश नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसकी संवैधानिकता के मामले को फिलहाल हम सस्पेंड कर रहे हैं, बाद में उसको देखेंगे। हमारी मांग है कि बिहार में तो होना ही नहीं चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। आपको ध्यान होगा, मैंने तो सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट दिखाया था कि बिहार में 25 तारीख को लिस्ट जारी की जाएगी अंतिम। जिस व्यक्ति का नाम अंतिम सूची से कट गया वो क्या करेगा? चुनाव आयोग कहेगा चिंता ना कीजिए। एक सवाल और, क्योंकि मुझे मालूम है आपकी अभी तबीयत नासाज है, आपने एक और सनसनीखेज दावा किया, थोड़ा एक तो उसका आधार बताइएगा। आप कह रहे हैं 7 करोड़ 96 लाख वोटर नहीं है, दरअसल 8 करोड़ 18 लाख है। आपने 22 लाख की फिगर और दे दी। तो ये दरअसल लड़ाई अभी 65,64,000 लोगों की ही नहीं, उसमें 22 भी जुड़ता है। और ये 22 कहां से लेकर आए आप आंकड़ा? ये इसमें कुछ भी सनसनीखेज नहीं है, ये भारत सरकार का ऑफिशियल आंकड़ा है। मैंने कहा था कि देखिए इसकी चर्चा हम 7 करोड़ यहां से शुरू ना करें, चर्चा हम इससे शुरू करें कि बिहार में कितने लोग हैं जो कि 18 साल की उम्र के फालतू हैं, 18 साल या उससे अधिक उम्र के हैं। इसका उत्तर भारत सरकार ने दिया है। भारत सरकार ने पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस की एक्सपर्ट कमेटी बना रखी है, जिस कमेटी ने हर साल हर प्रदेश में हर आयु वर्ग की पॉपुलेशन का एग्जैक्ट प्रोजेक्शन किया हुआ है, जिसको भारत सरकार का हर विभाग, हर मंत्रालय इस्तेमाल करता है, और जिसे चुनाव आयोग ने इस साल जनवरी के महीने में बिहार की वेबसाइट पर प्रकाशित किया। 22 लाख लोग कहां चले गए? ये तो बहुत बड़ा घोटाला है। ये 22 लाख लोग, उनको वोटिंग अधिकार से वंचित किया जा रहा है क्या? तो मैंने यही कहा था संदीप भाई कि शुरुआत आप 7 करोड़ 90 लाख से मत कीजिए, शुरुआत कीजिए 8 करोड़ 18 लाख से, जितने बिहार में 18 साल या अधिक के लोग हैं। और किसी भी वोटर लिस्ट से आप प्रश्न ये पूछिए। तो मतलब अभी भी सवाल हैं, लेकिन थोड़ी शंकाएं दूर होती दिख रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र यादव। सुप्रीम कोर्ट ने आज अच्छी खासी लताड़ लगाई है चुनाव आयोग को। डिबेट को पूरा देखकर जाइए। अब बीजेपी के प्रवक्ता की धज्जियां उड़ने वाली है, साथ के साथ राजनीतिक विश्लेषक भी खूब ज्यादा धज्जियां उड़ाएंगे, तो पूरी डिबेट देखिए। संदीप जी, मतदाता हितैषी प्रक्रिया को सुनिश्चित करने का कार्य सदैव सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होता है, और ठीक यही कार्य चुनाव आयोग के द्वारा भी होता है। लेकिन समस्या यह है कि 1991 से लेकर 1996 तक इस देश में चुनाव आयोग को अपने जेब का बना के रखने का हमेशा प्रयास कांग्रेस के द्वारा हुआ।
अच्छा, अब आजकल उसका अब वो परिणाम काम- क्या हुआ है वो सीख कि कांग्रेस अब- से आपने ले ली। नहीं, अब नहीं, वही उसी बात को जरा सा पूरा हो जाने दीजिए। अब उसका परिणाम क्या हुआ है कि चुनाव, जो भारत के लोकतंत्र की आत्मा है, उस लोकतंत्र की हत्या करने का गुनाह कांग्रेस के द्वारा इतना बड़ा पाप हुआ, लगातार चुनाव हारने से कह रहे हैं चुनाव का बहिष्कार करेंगे। एक, दूसरा जनता का अपमान, और तीसरा फिर से कैसे परिवार की सत्ता स्थापित हो। और यही दर्द राजीव राय जी भी व्यक्त कर रहे हैं। तो मतलब कि इस उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कब, कहां, मतदाताओं कैसे का अपमान कर मतदान रही होते है, थे। वोट चोर जैसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करके झूठी कहानियां गढ़ रही है, तो नोटिस भी दिया जाता है राहुल गांधी को। ये अनुराग ठाकुर ने भी तो कल वोट चोरी ही नाम शब्द इस्तेमाल किया था, या मैंने गलत पढ़ लिया था वो पूरा दस्तावेज? नहीं संदीप जी, उनको कोई नोटिस नहीं, नहीं, उन्होंने बिल्कुल कोई मतदाता का संदीप अपमान जी, नहीं किया। नहीं बात उन्होंने क्या कहा वो संदर्भ साफ है। कैसी बातें कर रहे हैं क्या संदीप जी साफ है? आप देखिए, लोकतंत्र में मतदान का कौन सरेआम कह रहा है कि मतदान नहीं होना चाहिए, हम मतलब बहिष्कार डिम्पल करेंगे, हमें लोकतंत्र में आस्था यादव नहीं है, हमें को कभी सुप्रीम कोर्ट में आस्था या नहीं है। अखिलेश यादव, डबल इंजन सरकार आपकी। जी, चुनाव आयोग आप लोगों को नोटिस नहीं देता, विपक्ष को बात बात पर नोटिस देता है, वो वहां मतदाता सूची तैयार करता है, वहां पर फर्जीवाड़ा हो गया, और ये ज्ञान मिल गया एक दिन में ही अनुराग ठाकुर को। अरे क्या बात आप कर रहे हैं? चुनाव आयोग किसको नोटिस देगा या नहीं देगा? वो फोन करके जाएगा क्या, निमंत्रण देगा क्या कि हम तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं, हम तुमको नोटिस देंगे? भाई दो अरे तरफ से आरोप लगाए गए, एक पर नोटिस दिया जा रहा है, एक का संज्ञान ही नहीं लिया जा रहा। ये कौन सा तरीका है? इसमें इंसाफ का कौन सा तकाजा, कौन सी कसौटी पे परखा जा रहा है? और बिल्कुल जैसे अभी पवन खेड़ा जी कह रहे थे कि बनारस में मतदाताओं ने कैसे क्या किया और कैसे चुनाव जीत गए, हार गए। अरे तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? आप में दम है तो आप क्यों नहीं दरवाजा खटखटाते जाके 12 बजे रात को? आप ये जा सारी सकते हैं जानकारी और आपके पास थी, आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए ना, शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कर दें अनुराग ठाकुर, नहीं तो वापस ले ले आरोप की झूठे हैं ये, जो चुनाव आयोग कह रहा था। देखिए चुनाव आयोग का स्वतंत्र कार्य है संदीप जी। चुनाव आयोग से आप बीजेपी को क्यों जोड़ रहे हैं? अनुराग ठाकुर की बात को चुनाव आयोग से आप क्यों जोड़ रहे हैं? चुनाव आयोग का अलग कार्य, स्वतंत्र, बिल्कुल गलत जोड़ा है। स्वतंत्र कार्य है चुनाव आयोग का, आप गलत जोड़ रहे हैं भाई। एक जगह नोटिस दिया जाता है, वोट चोरी के आरोप लगते हैं, दूसरी जगह देखिए ये जो दोहरा रवैया है ना चुनाव आयोग का, एक ही जैसे मामलों में, उससे फिर चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर सवाल खड़े होते हैं। चुनाव के दौरान भी आप देखिए कि एक नेता भाषण देता है तो आप पार्टी को नोटिस दे देते हैं, एक नेता भाषण देता है आप सीधे उसको नोटिस देते हैं। एक जगह बीजेपी में वो जेपी नड्डा के पास नोटिस चला जाता है, अध्यक्ष के पास, दूसरी जगह सीधा नेता को दे दिया जाता है। तो इस तरह की जो भूमिकाएं हैं उनसे सवाल खड़ा होता है, वरना तो कुछ सवाल खड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। पर ये देरी कर दी क्या? अब आधार को आप मान्य मान रहे हैं, मानेंगे नहीं मानेंगे, अब 15 दिन का वक्त रह गया। देखिए इसमें इतनी देर, इतना रायता फैलाने की क्या जरूरत थी? अभी हमारे मित्र सौरभ मालवीय जी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट सुनिश्चित करता है कि ईमानदारी से मतदाता मतदान करें, चुनाव आयोग भी सुनिश्चित करता है। तो चुनाव आयोग ये नौबत क्यों आती है कि लोग सुप्रीम कोर्ट जाएं? जो सुप्रीम कोर्ट ने आधार मानने की बात आज कही है, अगर पहले ही चुनाव आयोग ने जब सुझाव दिया था, चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट ने उसी दिन अगर मान लेते इस बात नहीं, को, हरा हुआ था ना चुनाव आयोग, तो कह रहा था हम तो जो डिलीटेड लिस्ट है हमने दे दी GBL को। अरे भाई आपने एहसान किया। तो ये नौबत क्यों आए कि लोग एक संवैधानिक संस्था के आप सहायक है ना, सहायक की भूमिका में है ना। यही मैं कह रहा हूँ कि रेफरी के लिए के खिलाफ अगर कोई कोर्ट में जाए तो ये तो फिर भूमिका पर सवाल उठेगा ना। इसलिए ये सोचना चाहिए। अच्छा अभी उन्होंने बड़ा मुझे तो समझ में नहीं आया, मालवीय जी ने कहा कि 91 से 96 तक चुनाव आयोग को जेब में रखा था। अरे वो तो सेशन का टाइम था, TN सेशन, तो उस समय चुनाव आयुक्त तो हुए थे और उन्होंने तो चुनाव आयोग की पूरी काया पलट दी थी। नहीं, उनका तो वो फेमस कमेंट था विनोद जी, आपको ध्यान होगा, आई हैव पॉलिटिशियंस फॉर ब्रेकफास्ट। हाँ, नाश्ते में मैं राजनेताओं को खाता हूं। तो वहां ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, वो पैमाना, वो निष्पक्षता
वो बैलेंस चुनाव आयोग फॉलो करता दिख रहा है क्या आज की तारीख में? अब लोग याद कर रहे हैं ना उसको। देखिए सेशन इफेक्ट जो था वो 3-4 चुनाव आयुक्तों तक चला, लिंगदो तक चला और कुरैशी तक चला। कुरैशी आप याद कीजिए चुनाव आयुक्त थे, यूपीए की सरकार थी, 2012 का चुनाव हो रहा था उत्तर प्रदेश का, सलमान खुर्शीद केंद्रीय मंत्री थे और कुरैशी ने उनको नोटिस दिया था उनके भाषण पर, और बड़ा सख्त नोटिस दिया था। उस पर सलमान खुर्शीद ने उस पर रिएक्ट किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने उनसे जवाब मांगा था। गोपाल स्वामी, तो मतलब कहने का गोपाल स्वामी ने चिट्ठी लिखी थी। अभी आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर दीजिए। और जो सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा इलेक्शन कमीशन को, उसके बारे में क्या कहते हैं, कमेंट जरूर कीजिए। कमल का ही निशान पर लाइट जलती दिखाई देती है। ये ईवीएम में भी गड़बड़ झाला हो सकता है प्रोफेसर सौरभ मालवीय, ये तो सुप्रीम कोर्ट में साबित हुआ है। देखिए संदीप जी, वो तो प्रक्रियाधीन है, इसलिए इस पर त्वरित टिप्पणी और आपका भी इस तरह से कहना जरा मुझे जल्दीबाजी दिख रहा है। जल्दबाजी? ये सिद्ध हुआ है, फैसला आ गया, जो जीता हुआ कैंडिडेट था उसको हारा मान लिया है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के सामने। फैसला आ वोट गया, गिनी गई, 51 वोटों का अंतर मिला। नहीं, आप ऑन एयर हैं तो संदीप जी, मालूम है आप मुझे, ऑन एयर हैं, क्षमा करेंगे। आप ईवीएम पर सवाल नहीं है, रिजल्ट आ गया है। नहीं सुनिए, एक आप ऑन एयर हैं, ईवीएम में ही तो वोट कैद हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं है। मैं कहाँ कह रहा हूं, पर ईवीएम में गड़बड़ झाला हो सकता है। बात आई है, ये बात सुप्रीम कोर्ट में साबित हो रही है, रजिस्ट्रार के सामने खोली गई ना ईवीएम। मैं जो बोलता हूं जिम्मेदारी से बोलता हूं, सुप्रीम कोर्ट में ये चीज हुई है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर मैं कर रहा हूं, संज्ञान ले लीजिए। संदीप जी, आप एक बहुत गंभीर और बहुत प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, इसलिए मैं आपसे विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं कि ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला है, रिजल्ट पर बोला है। तो रिजल्ट पर बोला, रिजल्ट कहां से डिक्लेयर हुए? ईवीएम में कैद हुए थे, तो मतलब ईवीएम में गड़बड़ झाला है। मैं कौन सा क्रोनोलॉजी में कोई गलती। तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी। आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। कुछ दिनों से गोदी मीडिया कैसा बौखलाया फिर रहा था। गोदी मीडिया के चैनलों पर लगातार यही चल रहा था कि बिहार में जो एसआईआर हो रहा है और जो मुद्दा आधार कार्ड को लेकर विपक्ष उठा रहा है कि आधार कार्ड को मान्य किया जाए पहचान पत्र के तौर पर, तो उस पर गोदी मीडिया कैसे भ्रामक खबरें फैला रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि आधार कार्ड नहीं माना जाएगा और इलेक्शन कमीशन को सही ठहरा दिया। इलेक्शन कमीशन से कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि इलेक्शन कमीशन अपनी जगह सही है कि आधार कार्ड नहीं माना जाएगा। लेकिन ऐसी कोई भी खबर सुप्रीम कोर्ट के जरिए नहीं आई थी। योगेंद्र यादव ने यही बताया कि ये खबरें कहां से आती थी। मैं गोदी मीडिया को देखता था तो सोचता था ये खबरें कहां से लाई जा रही हैं, कैसे जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उसका पूरा पर्दाफाश किया, आप लोगों ने देखा। और योगेंद्र यादव वो हैं जिन्होंने याचिका करता थे एसआईआर को और आधार कार्ड को लेकर, और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन जो आंकड़े छुपाना चाह रहा था, 65 लाख लोगों के बिहार के अंदर एसआईआर के नाम पर नाम काट दिए और उसकी लिस्ट भी जारी नहीं कर रहा था। उसी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि 65 लाख लोगों के जो नाम काटे, इलेक्शन कमीशन उसकी लिस्ट जारी करे और क्यों नाम काटे हैं उसके बारे में बताए, सही कारण बताए और कहाँ नाम कटे हैं वो सारी डिटेल इलेक्शन कमीशन अब देगा। और बहुत सारी सनसनीखेज खबरें जो थी योगेंद्र यादव ने बताई, जो सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी और वोटों को लेकर भी बताई। आप लोगों ने डिबेट देखी, आप लोग इस मुद्दे के बारे में क्या कहते हैं? और जो गोदी मीडिया अपने आकाओं को बचाने की कोशिश कर रहा था इस मुद्दे पर, उसके बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए। संदीप चौधरी ने जब यही बातें बीजेपी के प्रवक्ता से पूछी तो बीजेपी के प्रवक्ता 1991 1990 में चले जाते हैं। खैर, उनकी तो बात ही छोड़ दो। बीजेपी के प्रवक्ताओं का यही काम रहता है कि फ्यूचर पर या प्रेजेंट में सवाल पूछा जाएगा तो वो पास्ट और हिस्ट्री में जाकर और मुगलों और उस पर जाकर ही जवाब देंगे या फिर पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान करेंगे। वो आज भी कर रहे थे, जिस पर संदीप चौधरी ने अच्छी बकिया उधेड़ी। अभी ये खबर बहुत ज़्यादा चर्चा में थी वोटों की गड़बड़ी को ही लेकर। हरियाणा का यह केस था कि पर ईवीएम से वोट पड़े थे और एक प्रत्याशी जीत गया था, एक हार गया था। हार हुआ प्रत्याशी जब सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ईवीएम मंगाकर वहीं पर रिकाउंटिंग की तो हार हुआ प्रत्याशी फिर से जीत गया। जिसको ईवीएम ने हरा दिया था, अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसी ईवीएम से वो प्रत्याशी जीत गया। ये गड़बड़ी के सबूत सबके सामने आए और ये पहला इतिहास का केस था भारत के इतिहास का कि रिकाउंटिंग सुप्रीम कोर्ट ने कराई और हारा हुआ प्रत्याशी जीत गया। ये साफ सबूत सबके सामने है। ये खबर भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी।
तो आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? क्या वाकई में ईवीएम में भी गड़बड़ी है? ईवीएम की भी जांच होनी चाहिए? आप इस पर ज़रूर कमेंट करके जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। राहुल गांधी ने जो इल्ज़ाम इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाए थे, अब यानी 17 यानी कल से राहुल गांधी बिहार के अंदर वोट चोरी का मुद्दा और उठाने वाले हैं और एक जो है यात्रा करने वाले हैं, जिसमें बिहार में सभी युवाओं को शामिल होने के लिए राहुल गांधी ने कहा है। देखते हैं ये यात्रा कितनी लंबी चलती है और इसमें कितने लोग शामिल होते हैं और क्या ये यात्रा जो है इलेक्शन कमीशन को जगा सकती है? क्या इलेक्शन कमीशन इस पर अपनी आकर सफाई दे सकता है? जैसा इल्ज़ाम राहुल गांधी ने लगाया था, सारे ये पॉइंट बाय पॉइंट जो इल्ज़ाम लगाए हैं, पॉइंट टू पॉइंट ही जवाब क्या इलेक्शन कमीशन आकर देगा? राहुल गांधी को गलत साबित करेगा या फिर राहुल गांधी सही साबित होंगे? तो आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? तो इस पर भी ज़रूर बता कर जाइए। तो इस बार बिहार के अंदर कौन सी पार्टी जीतने वाली है? क्या बीजेपी फिर से सत्ता में आएगी या कांग्रेस कोई खेला कर जाएगी? आप लोग किसको जिताना चाहते हैं और आपकी पहली पसंद बिहार के लिए कौन सी पार्टी है? आप अपनी राय इस पर ज़रूर देकर जाइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें।